होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपका 5th चैप्टर है आपके राज्य, राजा और आपकी प्राचीन गणराज्य। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले गांव के लोग जो मुखिया होते थे, जो भी मतलब उसमें नेक इंसान रहता था, जो भी जिसका व्यवहार अच्छा होता था, तो उस समाज के लोग क्या करते थे, उन्हें राजा घोषित कर देते थे। लेकिन अब जो है, अब आपके 5th चैप्टर में बताएगा कि 3000 साल पहले आपके जो राजा होते थे, बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया। मतलब अब क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा को प्रतिष्ठित रूप में घोषित किया जाता था। तो इसके बाद अब चेंजिंग आता है आपके 5th चैप्टर में, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आपके 5th एनसीईआरटी में देखेंगे तो शासक जो होते थे आपके 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए कि अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञ को करने वाले राजा जो थे, अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा मानने लगे। मतलब पहले क्या था, आपके जन और विस था ना, कि जनता लोग जो आपके राजा को बनाते थे, जो भी नेक इंसान रहता था उन्हें चुन लिया जाता था, उन्हें बस मान लिया जाता था कि ये राजा है। लेकिन अब यहाँ पे जन और विस का यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते थे लोग, एक सेकेंड, चलिए आप लोग, क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो होता था बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञ को करने वाले राजा अब राजा न होकर जनपदों के राजा होने लगे थे। ठीक है, चलिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की जगह। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, तो अश्वमेध इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। और अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा जो होता था अधिक शक्तिशाली है, और यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। तो इसका जैसे आप लोग पढ़े होंगे श्री रामचरितमानस, राजा रामचंद्र जी का आप लोग सुने होंगे ना, वैसे ही अश्वमेध यज्ञ होता था। घोड़े के राजा को लोग देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया करते थे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक दिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा, और अगर मतलब चुपचाप जाने दिया तो वो हार मानकर उस जो अश्वमेध यज्ञ राजा कर रहे हैं उन्हें विजयी बना देता है। मतलब वो अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ जो होता था पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को इसमें आमंत्रित भी किया जाता था। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ में हम लोग देखेंगे, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे कि सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद, उपनिषद, इसमें वर्ण जैसे 4 भागों में ये लोग विभाजित कर दिए। ठीक है, वर्ण को कितने पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। एक ब्राह्मण हुआ, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने वाला या यज्ञ करने वाला ब्राह्मण माना गया। क्षत्रिय जो युद्ध करता है और लोगों की रक्षा करेगा। वैश्य जो हुआ, कृषक, पशुपालक और व्यापारी मानने लगे लोग। और शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण जो होता है 4 भागों में विभक्त है आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण आपके वेदों का अध्यापन और यज्ञ करने वाला होगा। क्षत्रिय आपके युद्ध और लोगों की रक्षा करने के लिए। वैश्य कृषि, पशुपालक और आपके व्यापारी माने जाते थे। और शूद्र आपके तीनों वर्णों की सेवा के लिए हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इन लोगों ने झोपड़ियों में इनमें जो लोग रहते थे झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे, जो कि कुछ जनपद थे। ठीक है, तो जनपद का आप लोग समझे कि मतलब जनपद होता है कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पर लोग बसते हैं, जहाँ पर जन के बसने की जगह होता है। जन मतलब लोग होते हैं। महायज्ञ को करने वाला राजा जो होता था अब जन न होकर राजा हो गया। जनपदों के राजा मानने वाले लोग हो गए। इनमें लोग जो होता है झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालने लगे थे। इसमें चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगने लगा था, जो कुछ जनपद है। ठीक है,
जैसे कि आपके दिल्ली में पुराना किला में ये होता था, उत्तर प्रदेश आपके हस्तिनापुर में, और एटा आपके अतरंजी खेड़ा। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा आप लोग कि अगर पूछ दिया कि जो जनपद थे, कुछ जनपद जो थे जहाँ पर चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगते थे, तो दिल्ली आपका पुराना किला, उत्तर प्रदेश आपके हस्तिनापुर में, और एटा आपके अतरंजी खेड़ा में। ठीक है। महाजनपद जो होता है आपके 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी आपके सरल हो गया था। ठीक है। इन लोगों का कहना है कि जब महाजनपद हुआ आपके 2500 साल पहले, तो यहाँ पर कुछ जनपद जो थे, कुछ मतलब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गए, जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे कि आपकी कई राजधानियों में किलेबंदी भी हो गई, इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें भी बन गई, और अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों में नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। ठीक है। अब महाजनपद होगा तो वहाँ पर रखवारी भी तो होगी, वहाँ पर लोग भी तो, अब कुछ होता है ना कि कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो स्पेशल होते हैं, तो यहाँ पे ये होने लगा था। ठीक है। कर क्या होता था, कर देखिए पूछता ना आप लोगों के सीटेट में कि कर क्या होता है, तो कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे जो प्रायः फसल का उपज आपके 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कितना? 1/6 ये लोग क्या करते थे, हिस्सा कर के रूप में लेते थे। जो कृषक थे जिनका फसल उगता था उनसे ये लोग कर वसूलने लगे थे। ठीक है। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, मतलब कारीगर के ऊपर तो कर लगाए ही गए थे, लेकिन जो श्रमिक होते थे, जो मजदूर होते थे, उनको क्या करना था कि महीने में 1 दिन वो राजा के घर जाकर काम करेगा। पशुपालक जो होते थे, जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब पशुपालक के रूप में भी कर था, तो वो लोग क्या करेंगे कि जानवर या उनके उत्पाद के रूप में जो भी उत्पन्न होगा वो लोग क्या करेंगे, उसके रूप में कर देंगे। व्यापारी जो होते थे कि सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आपके आखेटक जो होते थे, अगर जंगल से कुछ वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं तो वो लोग भी आपके कर देंगे, तो किसी को छूट नहीं था, कर सबको देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ, तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़ी परिवर्तन आए। एक हुआ कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज, देखिए मैं एक एक टॉपिक बता रही हूँ कि बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये थ्योरी है, पूरा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप लोग अपने से नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम मैं जो फ्री में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वहाँ थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ना, मैं श्योर बोल रही हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। हल के फाल जो थे अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की जो उपज थी अब बढ़ गई थी। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। जैसे कि सूक्ष्म निरीक्षण से मगध देश के बारे में आप लोग देखेंगे कि लगभग आपके 200 सालों के भीतर मगध जो था आपकी सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां जो थी मगध से होकर बहने लगी थी। मतलब मगध में जो है लगभग 200 सालों के भीतर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण आपके जनपद बन गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो थी मगध से होकर, यहाँ पे पूछ सकता है कि मगध से कौन सी नदियाँ बहती थी, तो आप लोग बताएंगे कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो होती थी आपके मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। मतलब ये लोग क्या करते थे, ये मगध का जो एक हिस्सा देखेंगे वो जंगलों से भरा था, और वो लोग क्या करते थे, इन जंगलों में जो रहने वाले हाथी थे उन्हें पकड़कर उन्हें वो लोग प्रशिक्षित करते थे और उसे सेना के काम में ये लोग लगाते थे। और ये सीटेट में अगर आप लोग देखेंगे PYQ में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। मगध क्या, तो बिंबिसार मगध का सबसे शक्तिशाली आपके शासक था, और अजातशत्रु जो था राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। कौन? आपके बिंबिसार मगध का शक्तिशाली राजा था, और अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण कराने का उसको श्रेय जाता है। महापद्मानंद कौन था, तो एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपनी नियंत्रण का क्षेत्र जो था
आपके इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह जो था, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना जो है, अब राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ सच में इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एक और महत्वपूर्ण शासक थे जो उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, जो आपके महापद्मानंद थे। ठीक है, बिहार में राजगृह जो आपके आधुनिक में जिसे राजगीर बोला जा रहा है, कई सालों तक आपके मगध की राजधानी भी बनी रही है। जो आपकी राजगृह थी कई सालों तक, और मगध अभी वर्तमान में क्या है तो आप बताएंगे कि बिहार है। ठीक है, राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना जो आपके पाटलिपुत्र था, जो अभी बिहार है, उसकी राजधानी जो पटना है, तो अभी तब पाटलिपुत्र था, अब पटना हो गया, राजधानी बनाया गया। यही छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, वज्जी क्या है तो इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यह शासन व्यवस्था गढ़ संघ था। इन गढ़ संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी आपके राजा होते थे। और 2300 साल पहले देखेंगे तो पहले मेसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था, विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, और वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियां की बहुत बड़ी सेना थी। तो क्या है ना कि जब आपके समुद्र जब पार कर रहा था तो क्या कि ये सिकंदर के जो सेना थे वो अब आगे युद्ध करने के लिए मना कर दिए थे। ठीक है, तो यही रीज़न रहा था। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊं। और मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा।